तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? हमने पिछली क्लास में जहां आपको छोड़ा शिक्षा मनोविज्ञान पे, वहीं से आगे की ओर आज लेकर चलूंगा और आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरीके से हमने मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान तक पहुंचे। और शिक्षा और मनोविज्ञान दो अलग अलग शब्द है, एक है शिक्षा एजुकेशन और एक है मनोविज्ञान साइकोलॉजी। अब आपसे एक पहला सवाल बनाऊंगा, उस सवाल के साथ में मैं आज की क्लास की शुरुआत करूंगा। बोला गुरुजी आज स्वागत क्यों नहीं किया? तो आप सभी बच्चों का जो इस कक्ष में उपस्थित है, आगे इसे देखेंगे या फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसे देखेंगे या फिर मुझे 4 की स्पीड पे चला के डांस करवाते हुए देखेंगे, उन सभी का मैं डीसीसी परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खूब सारा लाड दुलार और प्यार आपको अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्लास को आरंभ करता हूं। तो क्यों ना हम इस क्लास के बारे में बात करें और शिक्षा मनोविज्ञान में आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि अब मैं इसको एक रुचिकर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे आप बताइए, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय क्या है? देखो, दो शब्द, एक शिक्षा एजुकेशन और एक है आपका मनोविज्ञान। तो मैं आपसे पूछूं, शिक्षा, मेरा सवाल है, फिर मैं आगे की ओर लेकर चलूंगा, शिक्षा और मनोविज्ञान का, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ, क्या बेटा जी? मतलब जो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, ये दोनों किस पर आधारित है? उभयनिष्ठ विषय वस्तु कौन सी है? ऐसा लिख सकते हैं हम, उभयनिष्ठ विषय वस्तु। विषय कौन सा है? लो भाई, इसका आप मुझे बहुत अच्छे से जवाब दीजिए। अगर आप वन लाइनर में जवाब दे सकते हो तो यहां से मजा आने वाला आज की क्लास में, और अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो, एक बार पढ़ो, इसका जवाब दो, फिर लगे भाई नहीं सर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो मैं इसके 4 आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं, इसके विकल्प देता हूं। उसके बाद आप मुझे जहां तक लगता है आप मुझे आराम से जवाब दे सकते हो। ए शिक्षा, बी पुस्तक, सी व्यवहार, डी विद्यालय। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सवाल है और वो सवाल इस तरीके से है, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय वस्तु क्या है? यानी कि ऐसी चीज, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। किसमें हो? दोनों में हो। बताइए। हाँ, आपके जवाब आने शुरू हो जाने चाहिए। जो शिक्षा कह रहा है वो गलत बोल रहा है, जो पुस्तक कह रहा है वो भी गलत बोल रहा है। बताइए। तो फिर सर विद्यालय भी गलत है। और बच्चा, इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है वो आपका क्या है? व्यवहार। शिक्षा और मनोविज्ञान के अंदर बेटा जी कॉमन या उभयनिष्ठ है वो क्या है? व्यवहार है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से मानव के व्यवहार को परिष्कृत, परमार्जित, विकसित करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। देखो, शिक्षा एजुकेशन, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, यानी कि अध्ययन। क्या है? हम अध्ययन की बात कर रहे हैं। यानी कि शिक्षा के द्वारा ऐसा अध्ययन किया जाना जिसमें मानव व्यवहार में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। क्या आ जाए? व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। बेटा जी वो क्या हो जाए? परिष्कृत हो जाए, परमार्जित हो जाए, विकसित हो जाए।
परिष्कृत, परिष्कृत हो जाए, ऐसी स्थिति को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अगर मैं एक अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में बात करूं तो मैं सीधा पाता हूं मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। आइए बेटा जी, तो शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, पहले एक लाइन में समझाता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के तौर तरीके से, नियम कानूनों से, उसकी जो बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, सिद्धांत है, उसके आधार पर शिक्षा दी जाने वाला कोई शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर, किसके आधार पर? मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। मामला यहां तक क्लियर हुआ? हम मनोविज्ञान के बारे में तो खूब सारी बातें कर चुके हैं। अब ये शिक्षा क्या है, ये एजुकेशन क्या है, ये एजुकेशन शब्द कहां से बना, किस भाषा का शब्द है, उसके बारे में हमें बात करना है। हमारा क्या अर्थ है, अब क्या देखना में, ये शिक्षा जो शब्द है, यानी कि जो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन, पहला सवाल, एजुकेशन शब्द कौन सी भाषा का है? तो एजुकेशन शब्द कौन सी भाषा का है? वही वाली बात, साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है? देखो बेटा, जिस दिन एग्जामिनर के जहन में आया कि छोटी सी सिली मिस्टेक करवा के इसको हमें आउट करना है, तो बेटा जी वो इस तरीके के सवाल पूछेगा। हमारे साथ समस्या क्या है, हम शब्दों के जाल को समझ नहीं पाते। हम भोले बच्चे ना, राजस्थान वाले बड़े मासूम होते हैं राजस्थान के बच्चे, वो इस एग्जामिनर के जाल को नहीं समझ पाते। और जैसे ही ये कहता है कि एजुकेशन कौन सी भाषा का शब्द है, तो बेचारा वो लैटिन की ओर दौड़ता है, लैटिन की ओर दौड़ता है। तो एजुकेशन जो शब्द है बेटा जी, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जब ये है ना अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति पूछ ली जाए तब मजा आने वाला है। तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बेटा जी, वो लैटिन भाषा से हुई है। अरे शब्द की उत्पत्ति लिख भाई पहले। जो इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? वो हुई है गुरुजी लैटिन भाषा से। अब लिखो आप इसमें लैटिन से। अच्छा, अब दो शब्द है, एक शब्द है आपका ई और दूसरा शब्द आपका ड्यूको। क्या है? ई और दूसरा शब्द क्या आपका? ड्यूको। शब्द लिखता हूं एडुकेटम, और इस एडुकेटम शब्द ये लैटिन का है। इसकी ई और ड्यूको, ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है। इस ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, यानी कि अंदर छुपी हुई चीजों को बाहर की ओर निकालना, उसे एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एजुकेशन कहते हैं। तो बेटा जी एजुकेशन किसे? ड्यूको। तो ई का अर्थ है इसमें अंदर से, अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना।
भाई साहब, क्या हमारे पहले वाले विद्वानों ने ऐसी बातें नहीं कही? हमारे वेद पुराण हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, बस जितना घिसोगे उतना चमकोगे। हमारे तो भगवान बुद्ध ने कहा, जब भगवान बुद्ध ने खूब साधना की और साधना के बाद में उनका अंतिम कंक्लूजन क्या निकला, एक लाइन में समझाऊं तो उन्होंने कहा कि अपो दीपो भव, अपना दीप स्तंभ खुद बनो, अपना प्रकाश स्तंभ खुद बनो। ठीक है, हाँ, अपो दीपो भव। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, सरस्वती, जितने भी हमारे महापुरुष और भी हुए, उन सब ने इसी बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी है वो आपने खुद के अंदर है। तो जो कोई अंदर है उसे बाहर निकालने का जो काम किया जा रहा है उसे हम कहते हैं एजुकेशन, उसे हम कहते हैं शिक्षा। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो चीजें हैं उनको बाहर की ओर लाना, उनको परिष्कृत करना, उनको परमार्जित करना, उनको विकसित करना, यही शिक्षा का क्या है? मूल काम है। यही शिक्षा का क्या है? मूल काम है। अब मैं आपको यहां पर पूछूं, यानी कि शिक्षा क्या हुई? तो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर लाना, उनको प्रदर्शित करना, यह शिक्षा का काम है। उनको विकसित करना, यह शिक्षा का काम है। अब आगे बढ़ो बेटा जी। अब शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहले छोटा सा मामला यहां निपटाते हैं और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, मैंने आपको बताया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के तौर पे किसको जाना जाता है, क्योंकि आगे चलकर इन सारे के सारे जो मनोवैज्ञानिक है इनके बारे में हमें बात करनी है। पर पहले हम ये तो जान ले इसका जनक है कौन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है बेटा, वो जनक के तौर पे जाना जाता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, आवाज आ रही है प्रॉपर? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने 19वीं सदी में इस कंसेप्ट को प्रतिपादित किया। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाया? थॉर्नडाइक कहलाया। इसकी उत्पत्ति कब की है? 1900 ईस्वी की है। अब आपसे पूछे शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप जड़ व टर्मन के द्वारा, स्पष्ट स्वरूप जड़ व टर्मन के द्वारा 1920 ईस्वी के अंदर, यानी कि जनक पूछे तो कौन है? थॉर्नडाइक है। लेकिन उन्होंने एकदम क्लासिफाइड करके नहीं बताया, तो फिर इसको क्लासिफाइड करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जड़ और टर्मन के सहयोग से प्राप्त हुआ और स्पष्ट स्वरूप इनको यहां पर दिया जाता है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछ ले, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक कौन है? प्रथम शिक्षक या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? सवाल पूछेगा आप लोगों से। तो क्या थॉर्नडाइक है, जड़ है, टर्मन है, अरस्तु है, वॉटसन है? क्या रहने वाला है आपका सही जवाब? तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या फिर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, इन दोनों ही तौर पर किसे जाना जाता है? थॉर्नडाइक महोदय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है बेटा? थॉर्नडाइक महोदय को जाना जाता है। अब आप मुझे बताओ, अभी तक शिक्षा मनोविज्ञान की जो बेसिक जानकारियां हैं ये आपको समझ आ रही है क्या? क्या हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं? बताइए।
जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो 3 प्रकार की मानी जाती है। चलिए अब इस मुद्दे पर आते हैं। तो शिक्षा की जो प्रणाली के बारे में हम चर्चा करते हैं, शिक्षा प्रणाली। शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षा प्रणाली है वो कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, सीधा सवाल पूछेगा। एक जैसे कि औपचारिक शिक्षा होती है, एक जैसे कि आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है, और एक आपकी निरौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। अब आपसे सवाल पूछेगा, शिक्षा प्रणाली में विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा किस श्रेणी में रखी जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा, ऐसे व्यक्ति जो प्रौढ़ावस्था में है, विद्यालय शिक्षा की जिनकी उम्र मतलब निकल चुकी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए शिक्षा की कौन सी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। ये ऐसे आपसे विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो शिक्षा प्रणाली को जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार की मानी गई है। तो शिक्षा प्रणाली के 3 प्रकार, पहला है औपचारिक शिक्षा प्रणाली, दूसरी है अनौपचारिक। अनौपचारिक आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ बेटा जी। और तीसरी है निरौपचारिक। निरौपचारिक सर क्या होता है औपचारिक? जिसमें औपचारिकता हो, जिसमें पढ़ने के बाद एग्जाम देना हो, एग्जाम देने के बाद डिग्रियां मिलती हो, और एक फिक्स जगह पर फिक्स समय पर आपको उस जगह पर उपस्थित रहना हो। जैसे आपका विद्यालय शिक्षा, जैसे आपकी कॉलेज एजुकेशन, जहां एक क्राइटेरिया है, फिक्स एक बिल्डिंग है, उसमें आपको जाना है, एक टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको बैठना है, एक वहाँ पर सिलेबस का है, उस सिलेबस को आपको पढ़ना है, फिर उसका एग्ज़ाम देना है, और फिर उसका परिणाम आएगा और आप उसमें पात्र होंगे। तो ऐसी चीज़ें जिसमें कोई निश्चित स्थान हो, निश्चित पाठ्यक्रम हो, निश्चित अवधि हो, और उसमें एक निश्चित टाइटल आपको दिया जाता हो, उपाधि दी जाती हो, उसे औपचारिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आपके विद्यालय शिक्षा, जैसे आपके कॉलेज वाला एजुकेशन, ये दोनों इसमें रखे जाते हैं। तो अब एक एक बिंदु पर एक एक लाइन लिखता हूं, फिर आगे की ओर चलते हैं। औपचारिक शिक्षा में क्या क्या चीजें होती है बेटा जी? औपचारिक शिक्षा, चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, क्या होना चाहिए? निश्चित स्थान, फिर क्या होगा? निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समयावधि। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? निश्चित समयावधि और निश्चित उपाधि। और क्या होगी? निश्चित उपाधि। आपको जहां दी जाएगी ऐसी जो शिक्षा की प्रणाली है, उसे हम औपचारिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछ कहूं, तो जैसे कि आपकी स्कूल एजुकेशन, यानी कि आपकी विद्यालय शिक्षा, या फिर आपकी कॉलेज शिक्षा, कॉलेज एजुकेशन, इन दोनों को हम किस में रखते हैं? ऐसी किसी भी जगह पर आपको ये सारी चीजें निश्चित पाई जाए, वहां पर आपको औपचारिक शिक्षा के बारे में ध्यान देना है। फिर गुरुजी, ऐसी भी कोई शिक्षा होती है क्या
जो कॉलेज में नहीं सिखाई गई हो, महाविद्यालय में नहीं सिखाई गई हो, होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो बेटा जी ये जो स्कूलिंग वाला ये जो मामला है ना, ये तो आपके एक बालक को लगभग, जो भी आपका एक स्कूल में जाएगा 5 साल 6 साल की उम्र के अंदर, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस चलेगी महाविद्यालय में जाएगा। लेकिन बेटा जी जब वो जन्म लेता ना टिंडा, उसके जन्म लेने के साथ ही उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। मम्मी ऐसे थोड़ी है कि सुबह आपको 7 बजे फिक्स उठकर बोलेगी बोल बेटा पापा। हाँ, 7:01 हो गई तो फिर मम्मी पापा बोलना नहीं सिखाएगी। दादी बेटा या कुछ और राम राम या कुछ भी चीजें जो हम बोलते हैं सीखते हैं, बैठना खाना उठना चलना, ऐसी चीजें ऐसे थोड़ी है भाई आज ये 6 महीने का हो गया, आज से इसको घुटने पर चलने की ट्रेनिंग सुबह 2 बजे दूंगी और मतलब दिन में 2 बजे दूंगी, 2:30 तक इसकी ट्रेनिंग चलेगी। ऐसा थोड़ी करती है मम्मी, नहीं करती है। जब जिस समय जिसके द्वारा जहां पर जैसी भी सीखने की चीजें मिल गई, उस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि आपका जन्म हुआ, कई लोगों ने, घर के कई सदस्यों ने आपको अलग अलग चीजें सिखाई, अलग अलग स्थान पे सिखाई। आप ननियाल गए तो बोल बेटा मामा, बोल बेटा नाना, बोल छोटे मामा मामी मौसी, उधर ये सिखाया। आप आए टिंडा छोटा सा घर पे, बोलो बेटा चाचा चाची दादा दादी पापा मम्मी, हाँ काका काकी, जो कुछ भी है, ये किसने सिखाया? बोलना समाज ने सिखाया। कोई आपको अंगुली पकड़कर कभी चलाना सिखा रहा, कभी क्या हो रहा है, तो आपने इस तरीके से ना निश्चित समय में, ना निश्चित स्थान पे, और ना ही कोई आपको उपाधि मिली उसके बाद में, ऐसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। बताओ भैया क्या कहते हैं? तो बालक जन्म से ही समाज एवं परिवार के द्वारा सिखाई गई चीजें, सीधी बातों को ऐसे लिखे तो हम, बालक को जन्म से ही परिवार व समाज द्वारा सिखाई गई चीजें, समाज द्वारा सिखाई गई चीजें, बातें या शिक्षा, कुछ भी लिख दो, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद आप मुझे बता दो बेटा जी, उसके बाद आप मुझे बता दो फिर ये निरौपचारिक शिक्षा क्या है, बताइए। तो गुरुजी यानी कि समाज ने जो कुछ सिखाना था वो सिखा दिया, पर समाज उसको एक बात सिखाना भूल गया। क्या सिखाना भूल गया सर? समाज उसको सिखाना भूल गया कि तुझे स्कूल भी जाना है। और जब समाज उसको ये बात सिखाना भूल गया और वो बच्चा स्कूल नहीं गया और उम्र के पड़ाव में दाढ़ी में सफेदी आने लग गई, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में वो बालक आ गया। अब बालक नहीं, वो प्रौढ़ हो गया। ना शेषवावस्था में, ना बाल्यावस्था में और ना किशोरावस्था में किसी भी एक औपचारिक शिक्षा से नहीं जुड़ पाया, औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिन्हें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि जब उम्र का 35 वर्ष पड़ाव पार हो जाए और फिर भी साक्षर नहीं रहे वो, ऐसे लोगों के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? इन्हें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। तो चलिए बेटा जी, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि ऐसे कार्यक्रम जो 35 वर्ष की अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों के लिए चलाए जाते हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षक व्यक्तियों के लिए
35 वर्ष की आयु से अधिक निरक्षक व्यक्तियों के लिए चलाए गए कार्यक्रम, जैसे कि दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा इसके आपके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ऐसे कार्यक्रम जहां पर चलाए जाएंगे उस शिक्षा प्रणाली को हम किस नाम से जानेंगे? निरौपचारिक शिक्षा। कितने वर्षों से अधिक? सर 35 वर्ष की उम्र से अधिक हो जाना चाहिए था। बताइए। बता दीजिए, बताइए। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोलिए, फिर मैं आगे की ओर लेकर चलूंगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने थॉर्नडाइक में उसकी किताब का नाम नहीं लिखा था ना? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है उसका नाम ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम ही क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। ये भूल गए थे हम। शिक्षा मनोविज्ञान नामक इसकी क्या है? किताब है। चलो भाई बच्चा, अब आगे चलते हैं और आप आगे बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, लेकिन बालकों के लिए इस शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए किसने कार्य किया? देखो, जनक हो गया, विस्तार जड़ और टर्मन ने मतलब क्लासिफाइड करके बिल्कुल एकदम से क्लियर करके भाई हाँ ये है शिक्षा मनोविज्ञान। ये काम किसने किया? टर्मन ने किया, जड़ ने किया। लेकिन शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने का काम करने वाला व्यक्ति कौन था और उस व्यक्ति से क्या सवाल आपके लिए बनता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने का जो कार्य किया वो रूसो ने किया था बेटा जी। तो आओ बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सूत्रपात रूसो के द्वारा किया जाता है। बस इस लाइन को आप अपने जहन में बिठा लेना कि बाल केंद्रित शिक्षा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? रूसो के द्वारा किया गया। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इमाइल। 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 इनकी पुस्तक का नाम क्या था बेटा? इमाइल। EMILE। इमाइल इनकी पुस्तक का नाम था। रूसो की पुस्तक का नाम है इमाइल। इस पुस्तक के अंदर बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में इन्होंने बात की। और बाल केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? सूत्रपात करने वाले कौन थे? हमारे रूसो। कौन थे? रूसो। अब इसके बाद हम मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं रहेगी, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ और विषय वस्तुएं रहेंगी, चीजें रहेंगी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, इसकी विशेषता क्या है, क्षेत्र क्या है, मानव के ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव है, इन सारी की सारी बातों पर हम फिर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जब तक दीपावली का मामला है तब तक हम इसी तरीके से इन क्लासेस को लेकर चलेंगे। 2 दिन की दीपावली की छुट्टी रखेंगे, उसके बाद फिर से 100% ऊर्जा के साथ 2-3 दिन जो भी आप रखना चाहोगे वो छुट्टी रखेंगे, उसके बाद 100% ऊर्जा के साथ में हम लग जाएंगे। तो बेटा जी, अब जो आगे ये 2-3 दिन है इसमें आप भी दीपावली मनाने में व्यस्त रहेंगे और मैं भी शायद कोशिश रहेगी आपके लिए क्लास उपलब्ध करवाऊं। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे तो आपको आज ही मैं एडवांस में आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये
दीपों का उत्सव आपके जीवन में भी रंग भरे, रोशनी प्रज्वलित करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, आप सकुशल रहें, आपके जो लक्ष्य है वो इस बार आप पूरे करें। इसी उम्मीद आशा के साथ फिर से करूंगा मुलाकात। आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।